का तक भी दिखाई दे रही हैं, राजधानी वॉशिंगटन तक। कैसे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बुधवार की रात एक बार फिर ईरान ने नए सिरे से इसराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं। वहां पर तेल के ठिकानों पर हमले किए गए हैं और ये हमले तब किए गए जब इसराइल ने ईरान के तेल ठिकानों पर हमले किए। यानी अब ये लड़ाई तेल ठिकानों पर और जिस तरह से वहां रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, तो एक बड़े तेल युद्ध की ओर तो बढ़ ही चुकी है। इसकी लपटें अब अमेरिका तक पहुंचने लगी हैं और यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से ईरान के तमाम नेताओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, उस तरह से ईरान के निशाने पर भी अमेरिका और इसराइल के बहुत सारे नेता, बहुत सारे अधिकारी हैं। क्या कुछ इसमें होता है? अभी भी बेन्यामिन नेतन्याहू के बारे में खबरें कुछ आ नहीं रही हैं, न ही उनके बयान आ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई अब बहुत आगे जा रही है। बुधवार की रात ईरान ने फिर बहुत हमले किए हैं, इसराइल पर भी और अमेरिकी ठिकानों पर भी, जो वहां पर गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी के देशों में अमेरिकी ठिकाने हैं, उन जगहों पर। इधर बीच अब ये खबरें भी लगातार आ रही हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पूरी वैश्विक जगत ने उनका साथ छोड़ा है, इस हमले के लिए उनको जिम्मेदार बताया है, उसको लेकर अब वो बुरी तरह घिरे ही नहीं है, बल्कि अब वो पीछे हटने की के रास्ते तलाश रहे हैं कि कैसे अब ईरान युद्ध से हाथ खींचा जाए। ये भी खबर आ रही है कि जिस तरह से ईरान पर वहाँ के तेल के ठिकानों पर इसराइल ने हमला किया है, वो अमेरिका की जानकारी में नहीं था और उसको लेकर ट्रंप नाराज भी हैं, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से भी। तो इस लड़ाई में अब इसराइल और अमेरिका के बीच की दूरियां भी बहुत साफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, बहुत साफ तरीके से। और दूरियां बढ़ने का नतीजा ये है कि अब अमेरिका इस लड़ाई से अपने हाथ खींच सकता है। खींचना उसकी मजबूरी भी हो गई है, क्योंकि नेटो के देशों ने, यूरोपियन यूनियन के देशों ने इस लड़ाई में अमेरिका का साथ देने से साफ तौर पर मना कर दिया है। खींच भी निकाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन परेशान है कि आखिर करें क्या। उनको अब पीछे हटना ही पड़ेगा, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बुधवार की रात किन जगहों पर ईरान ने हमले किए हैं, उसकी भी जानकारी देते हैं। और जो वहाँ के इस्माइल खातिब, यानी वहाँ के जो खुफिया विभाग के मंत्री थे, उनको जिस तरह से टारगेट करके मारा है, उसके बाद से ये हमले अली लारिजानी और इस्माइल खातिब, इन दो बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद ईरान के हमलों की तीव्रता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और ईरान इन्हें एक बार फिर स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा, बल्कि ये हमले और इनकी इंटेंसिटी, इनकी तीव्रता अभी और ज़्यादा बढ़ेगी। क्या कुछ हुआ, ताज़ा अपडेट है, उसकी जानकारी देते हैं। समीर जी, एक तो ईरान ने बहुत तगड़े पलटवार किए हैं और पूरी तरीके से कहा जाए कि खाड़ी में इस समय जो है धुआं ही धुआं फैला हुआ है। चूँकि जिस तरीके से फार्स पर हमला किया इजराइल ने, उनकी जो ऑयल फैसिलिटी है ईरान की, उसके ऊपर, उसके जवाब में उसने सऊदी अरब और कतर में और यूएई में हमले किए हैं ज़बरदस्त तरीके से। और इन तीनों ही देशों में एक तरह से कहा जाए कि आग ही आग जो है वो लगी हुई है और इनके ऊर्जा क्षेत्रों पर हमले किए। ट्रंप उससे पूरी तरीके से बौखला गए हैं और कहने रहे हैं कि भाई अब इजराइल इस पर आगे हमले नहीं करेगा, मगर आप कतर पर हमला मत कीजिए। यहाँ तक कहने की स्थिति में ट्रंप पहुंच गए हैं। मतलब ईरान के सामने ही गिड़गिड़ा रहे हैं कि इजराइल जो है आगे आपकी जो ऊर्जा फैसिलिटीज़ हैं, एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं, उन पर हमले नहीं करेगा और आप अपने हमले ये बंद कर दीजिए। यहाँ तक ट्रंप पहुंच गए हैं। इधर जो 63वीं लहर जो थी इसकी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की, उसमें यूएस से जुड़ी जो तेल सुविधाएं थी उस पर उसने हमले किए सबसे ज़्यादा, कतर में भी, सऊदी अरब में भी और यूएई में भी। और ज़बरदस्त तरीके से ईरान ने नुकसान पहुँचाया है और ये इस हद तक पहुँच गया है कि अब वहाँ ज़बरदस्त तरीके से क्षति जो है वो इसको हुई है। यानी एक तरीके से कहा जाए कि अमेरिका और खाड़ी देशों की जो रीढ़ थी अर्थव्यवस्था की, उसको तोड़कर रख दिया है ईरान ने। समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, इस समय जो वहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो तोड़कर रख दी है ईरान के हमलों ने। और खाड़ी के देशों में भी इसको लेकर ज़बरदस्त एक घबराहट दिखाई पड़ रही है। इधर कतर में जिस तरह से हमला किया है वहाँ पर तेल के ठिकानों पर ईरान ने, उसको लेकर भी और कहा भी है कि ये हमले वहाँ जिस तरीके से, चूंकि ये दुश्मन देश का साथ दे रहे हैं, उसके ठिकाने आए हैं, इसलिए इन जगहों
जगहों पर हमले हो रहे हैं। तो ये लड़ाई अब किधर जा रही है, इसको लेकर बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग इस्तीफा दे रहे हैं, पद छोड़ रहे हैं, और एक बार फिर ये आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल के दबाव में आकर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इस लड़ाई में झोंक दिया है पूरे अमेरिका को। वहां पर जितने संसाधन का नुकसान हो रहा है और इतना ज्यादा वहां पर उनके सैनिकों का नुकसान हो रहा है। तो ये इस बात को लेकर अब अमेरिका में जबरदस्त तरीके से, यानी अभी तक तो विपक्षी दल ये इस मामले में उनके खिलाफ दिखाई पड़ रहे थे, कुछ एक उनके अपनी पार्टी के सीनेटर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब ये जो किचन कैबिनेट होती है डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें भी अब सेंध लग चुकी है और जो बगावत की खबरें हैं अमलेंदु जी, वो सीधे तौर पर अब सतह पर आने लगी है। बिल्कुल समीर जी, एकदम सतह पर बगावत की खबरें आने लगी हैं। इधर पेंटागन ने जो है $200 बिलियन मांगे हैं कि इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए $200 बिलियन चाहिए। अभी तक तो जो था वो था कि 6 दिन में जो है $12 बिलियन खर्च हुए। अब $200 बिलियन उसने और मांगे हैं। तो ये $200 बिलियन कहाँ से आएंगे, ट्रम्प साहब को ये जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है और इसके खिलाफ वहाँ ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश पनप रहा है। इधर समीर जी, जो IRGC है उसने साफ तौर पर कहा है कि जो ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले हैं उसने संघर्ष को एक नए चरण में पहुंचा दिया है। IRGC ने अपना वक्तव्य जारी कहा है कि इस्लामी गणराज्य का इरादा युद्ध को तेल सुविधाओं तक फैलाने का नहीं था, ना ही वह मित्र और पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाना चाहता था। हालांकि ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ दुश्मन के हमले के साथ ईरान प्रभावी रूप से संघर्ष के नए युग में नए चरण में प्रवेश कर गया है। देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे की रक्षा की आवश्यकता ने अमेरिकी संबंधित ऊर्जा सुविधाओं के खिलाफ जवाबी हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। ये उन्होंने ईरानी लोगों के लिए संदेश दिया है और राष्ट्र को संबोधित करते हुए IRGC जो है, वहाँ का जो सशस्त्र बल है ईरान का, उसने घोषणा की है कि सशस्त्र बलों में आपके बहादुर बेटों ने दुश्मन की दुर्भावना के जवाब में तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया और एक भारी लक्षित ऑपरेशन के माध्यम से क्षेत्र में अमेरिकी हितों के रूप में मानी जाने वाली कई तेल सुविधाओं में आग लगा दी। और इसमें आगे कहा गया है कि इस जवाबी कार्रवाई ने देश पर थोपे गए नुकसान के अनुपात में ही नुकसान पहुंचाया है। 63वीं लहर जो है इसकी हमले की जो है, इसने एक मल्टी वारहेड कद्र मिसाइल का उपयोग करते हुए कब्जे वाले क्षेत्रों के दक्षिणी हिस्से में इजरायली बलों के एक जमावड़े को भी निशाना बनाया है। और IRGC ने साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल के जो सेनाएं हैं उनको चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इसे दोहराया गया तो आपके और आपके सहयोगियों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बाद के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उनका पूर्ण विनाश ना हो जाए और हमारी प्रतिक्रिया आज के रात के हमलों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर होगी। यानी आज रात हमने जो हमले किए हैं इससे कहीं ज़्यादा गंभीर हमारी प्रतिक्रिया होगी, हम और बड़े हमले करेंगे अगर आपने हमारी ऊर्जा फैसिलिटीज़ जो हैं उन पर आपने अगर ये अपने हमले जारी रखे। और ये कहा गया है कि जो इस जवाबी कार्रवाई ने कब्जे वाले क्षेत्रों के केंद्र में स्थित संवेदनशील और रणनीतिक लक्ष्यों को निशाना बनाया है। इनमें तेल अवीव शहर, कब्जे वाला पवित्र शहर अल-कुद्स, कब्जे वाला बंदरगाह हाइफा, वीर शेवा और नेगेव रेगिस्तान में स्थित लक्ष्य शामिल हैं। ये साफ तौर पे, और इस पूरे क्षेत्र में स्थित अमेरिकी चौकियों को भी, जिनमें कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और सऊदी अरब में स्थित ये चौकियाँ शामिल हैं, तीव्र जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। यानी इन देशों में जो अमेरिका के अड्डे हैं उन पर उसने हमले किए हैं। इधर कतर ने जो है वो कहा है समीर जी कि ईरान के हमले से उसका जो रास लफान गैस फैसिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये ईरान के मिसाइल हमलों से जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इनका और ज़बरदस्त क्षति जो है हुई है। और एक बयान में कतर के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि कतर राज्य रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी को निशाना बनाकर किए गए ईरान के इस खुले हमले की कड़ी निंदा और भर्त्सना करता है, जिससे आग लग गई और फैसिलिटी को काफ़ी नुकसान पहुँचा। तो ये समीर जी आया और ये वही जगह है समीर जी जहाँ से भारत को तेल की इसकी गैस की सप्लाई होती है LPG की, उसी पर रास दफान उसी पर अटैक किया है ईरान ने। अब आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ LPG की क्या स्थिति हो सकती है। अभी तक तो बताया जा रहा था कि हम जो है लाए हैं हॉर्मुज से जहाज निकाल के, इस तरीके के चल रहे थे कीर्तन जो है। अब ये कीर्तनीय जो है अब ये क्या कहेंगे ये देखना होगा समीर जी, क्योंकि सरकार की नीति जो है किसी तरीके से इस पर ध्यान है ही नहीं कि आगे क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं जी। अब अभी कल ही जो है कतर के ही शेख से बात कर रहे थे मोदी जी,
कि हम जो है वो निंदा करते हैं, आपके जो सॉवरेनिटी पर हमला किया जा रहा है। अब ये जवाब दिया मिल गया है, तो अब ये देखना होगा कि यहाँ क्या होती है। यहाँ की तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से खाड़ी में आग लगी हुई है, ये आग समीर जी अब अमेरिका तक पहुंच चुकी है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल, इस पर भी चर्चा करेंगे। और कतर में जो रास लाफान पर वहां के तेल ठिकाने पर हमला किया ईरान ने, उससे जबरदस्त वहां पर तबाही हुई है। इसको लेकर कतर और ईरान के बीच राजनयिक संबंध भी खराब हुए हैं। वहां पर 2 डिप्लोमेट्स को निकालने की खबरें आ रही हैं, ईरान के 2 डिप्लोमेट्स जो कतर में थे। लेकिन इन सब के बीच ईरान के सेना के प्रवक्ता ने एक बार फिर अपनी उस बात को दोहराया है कि हमले इसलिए किए गए हैं क्योंकि पहले उनके तेल ठिकानों पर हमला हुआ है। एक बार सुनते हैं क्या वो कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अभी इससे भी ज्यादा भीषण और भयानक हमला किया जाएगा। सुन लेते हैं ईरान में सेना के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت در آتش می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. به ارتش بزدل و متجاوز آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی و کودککش صهیونیستی اعلام می‌کنیم. ناگزیر هستید سربازانتان را به آب انداخته و حیثیتتان را به باد بدهید. گلوی فرماندهان و سربازان شما زیر چکمه رزمندگان اسلام است. در سردرگمی راهبردی پیش رویتان واقعیت جریان صحنه نبرد مشخص است. به رخدادهای اعجاب‌انگیز فکر کنید. با سناریوی پیروزی آمدید در حالی که तो ये कह रहे हैं सेना के प्रवक्ता कि ईरान ने एक अमेरिका और ज़ायोनी दुश्मनों के खिलाफ पूरी तरह से आर्थिक युद्ध का ऐलान कर दिया है। और उन हमलों के बाद इन्होंने कहा है कि रेड लाइंस अभी बदल गई हैं। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो इस क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े सभी ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर होंगे। यूएस इजराइल से जुड़े ऊर्जा ठिकाने जलकर राख हो जाएंगे। तुम्हारे कमांडरों और सैनिकों के गले इस्लाम के योद्धाओं के बूटों के नीचे हैं। तो ये ज़बरदस्त चेतावनी दी है। और चेतावनी ही नहीं दी है, और चेतावनी देकर हमले भी किए हैं। मंगलवार की रात भी ज़बरदस्त हमले हुए हैं और बुधवार की रात को भी हमले हुए हैं। और जिस तरीके से ईरान के बड़े नेताओं को मारा गया है और वहाँ पर उसके तेल ठिकानों को नष्ट किया गया है, तो अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अरब के देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं। और इसको लेकर अब अभी इस लड़ाई के और लंबी खींचने की एक संभावना दिखाई पड़ रही है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे अब कहने लगे हैं कि वो इस लड़ाई से अपने हाथ खींच सकते हैं, क्योंकि बुरी तरीके से चारों ओर से घिरे हुए हैं अपने देश में भी और वैश्विक स्तर पर भी। बिल्कुल पूरी तरीके से फंसे हुए हैं समीर जी। और इधर ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने कतर पर हमला किया तो वह साउथ पास गैस फील्ड को उड़ा देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल अब उस जगह पर दोबारा हमला नहीं करेगा, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और इधर जो तेल अवीव और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में है, एक हमले में इसमें 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया है समीर जी। तो ये हमले जो है काफ़ी जो है एक तरीके से बढ़ रहे हैं और ये तगड़े हमले जो है हो रहे हैं। इधर यूएई के तट के पास एक जहाज़ में जो है आग लग गई है और अधिकारियों के अनुसार गुरुवार तड़के संयुक्त अरब अमीरात के तट के पास एक हमले के कारण एक जहाज में आग लग गई। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस केंद्र का कहना है कि एक जहाज पर किसी अज्ञात चीज़ से हमला हुआ है, जिसके कारण जहाज पर आग लग गई। केंद्र ने बताया है कि यह जहाज यूएई के खोर फक्कन तट के ठीक पास है, जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के मुहाने के करीब है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य जो है इस पर आमतौर पर दुनिया का 20% तेल और प्राकृतिक गैस जो है समीर जी वो गुजरता है। और ईरान युद्ध के दौरान अब तक 20 से ज़्यादा जहाज़ों पर इस पर हमले हो चुके हैं। ये जो है वो है, और इसको यूएई के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि वहाँ ईरान ने तगड़ा हमला किया है। जी बिल्कुल। और ये जो अभी आप अमलेंदु जी बता रहे थे, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि पेंटागन ने $200 बिलियन की मांग की है कि अगर हम इस लड़ाई को आगे जारी रखते हैं तो कम से कम $200 बिलियन की ज़रूरत और पड़ेगी और उसका इंतज़ाम करना होगा सरकार को। उस पर जो विदेश मंत्री है ईरान के सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने एक ट्वीट किया है वॉशिंगटन पोस्ट
पोस्ट की उस खबर के स्क्रीन शॉट को लगाकर उनके ट्वीट को हम देखते हैं और सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई इजराइल की है जिसमें अमेरिका को और ईरान को भुगतना पड़ रहा है, उसका नतीजा। वो ट्वीट हम देखते हैं क्या लिखा है। सैयद अब्बास अरागची ने लिख रहे हैं कि इस चुनी हुई जंग को शुरू हुए अभी सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए हैं, जो ईरानियों और अमेरिकियों दोनों पर थोपी गई है। ये $200 अरब तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा भर है। आम अमेरिकी बेंजामिन नेतान्याहू और कांग्रेस में बैठे उनके चमचों का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, जिनकी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अब खरबों डॉलर का इजराइल फर्स्ट टैक्स पड़ने वाला है। ये ज़बरदस्त एक डिप्लोमेटिक ट्वीट है अब्बास अरागची का, जो ये बता रहा है कि किस तरीके से अमेरिकी लोगों को लेकर उनके मन में, उनके देश में, ईरान में कोई नफरत, कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, खामियाजा इस लड़ाई का उनको भी भुगतना पड़ रहा है, उसी तरीके से जैसे ईरान को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, इसी तरह से भुगतना पड़ रहा है। अब तो सीधे सीधे जो ईरान का विदेश मंत्रालय है उसने अमेरिकी नागरिकों से सीधी अपील कर दी है कि इस अवैध युद्ध का खंडन करें, इसको मतलब इस अवैध युद्ध जो है इसको रोकने के लिए आप ट्रंप पर दबाव डालें। ईरान का कहना है कि प्रत्येक अमेरिकी नागरिक और अधिकारी जिनका स्वस्थ विवेक है उसे इस्लामी गणराज्य के खिलाफ चल रही अमेरिकी इजराइल सैन्य आक्रामकता को अस्वीकार करना चाहिए, जो पिछले महीने के अंत में शुरू हुई थी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने गुरुवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में टिप्पणी की, जो ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी जो केंद्र NSC के निदेशक जोसेफ केंट के ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के किए गए हमले के विरोध में इस्तीफे के बाद आई है समीर जी। और मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में केंट ने जो लिखा था अपना इस्तीफा जारी करते हुए कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। तो केंट की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरानी प्रवक्ता को अस्वीकार करना न्यूनतम कार्य है जो कोई भी स्पष्ट विवेक वाला अमेरिकी नागरिक और अधिकारी कर सकता है, उसे करना चाहिए। और उन्होंने अमेरिका के शीर्ष आतंकवाद विरोधी अधिकारी द्वारा प्रकाशित पोस्ट को रिट्वीट भी किया, केंट की इस पोस्ट को, जिसमें कहा गया था कि ईरान से हमारे देश को कोई तत्काल खतरा नहीं था और हमने इस युद्ध में इजराइल और उसके शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव में के कारण ये प्रवेश किया। तो ये साफ तौर पर वहां से कह दिया गया है समीर जी एक तरीके से। ये बिल्कुल अच्छे, ये जो केंट जो ये अब इनके डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो तो अब ऐसी बातें बता रहे हैं जो अमेरिका में और भी ज्यादा हलचल पैदा करने वाली है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था, सीधे सीधे इजराइल के नेतान्याहू के दबाव में आकर इस लड़ाई में अमेरिका को झोंका गया है। और ये भी उन्होंने कहा कि ये जो ईरान पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो एनरिच्ड यूरेनियम बना रहा है, परमाणु बम बनाने के कगार पर है, तो जो पेंटागन की रिपोर्ट थी या अमेरिका की जो रिपोर्ट थी उनके मुताबिक ईरान ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। सीधे सीधे उन्होंने क्लीन चिट दी है। बिल्कुल समीर जी, एक वहाँ जो क्योंकि ईरान पर हमले के लिए सबसे बड़ा जो वजह बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो यही वजह बता रहे हैं कि वो परमाणु हथियार बना, हाँ, परमाणु हथियार बना रहा है। और इसकी काट जो है, इसकी मतलब खंडन जो है वो उन्हीं की जो एजेंसी है उसकी चीफ जो है तुलसी गेबार्ड, उन्होंने भी कर दी है। हाँ। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक टकर कार्लसन है जो लगातार इसके खिलाफ बोल रहे हैं और वो वहाँ बड़े पत्रकार भी हैं और पॉडकास्टर भी हैं और रूढ़िवादी कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने जो केंट से पूछा कि मतलब क्या ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कगार पर था, तो जो केंट ने कहा कि नहीं, वे नहीं थे, जून में भी वे इस स्थिति में नहीं थे कि वो परमाणु हथियार बना सकें। तो ईरानियों, और आगे उन्होंने कहा कि ईरानियों के पास 2004 से ही परमाणु हथियार बनाने के खिलाफ एक धार्मिक आदेश यानी एक फतवा मौजूद है। यह फतवा 2004 से ही लागू है और यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। और इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी खुफिया जानकारी भी नहीं थी कि जिससे संकेत मिलता है कि इस फतवे का उल्लंघन किया जा रहा है या इसे रद्द करने की तैयारी चल रही है। और उन्होंने आगे जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि ईरानी लोग जाहिर तौर पर इस बात से भली बात अवगत हैं कि उनके क्षेत्र में क्या घटित हो रहा है। उनकी रणनीति यह थी कि वे अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद नहीं करें, क्योंकि उन्होंने देखा कि लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के साथ क्या हुआ था, जब उन्होंने कहा कि देखो अब मेरे पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं अपने परमाणु हथियार त्याग दूंगा। तो जैसे ही गद्दाफी ने यह कहा कि मैं अपने परमाणु हथियार त्याग दूंगा, वैसे ही गद्दाफी को नक्शे से मिटा दिया गया। तो यही ईरानी लोगों को मालूम था कि अगर हम ये कहेंगे कि हम नहीं हैं और हम नहीं बना सकते या नहीं करेंगे, उसी दिन फिर हमको मिटा दिया जाएगा। ये उनको मालूम था, इसलिए वो इस पर अपना कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन परमाणु हथियार उनके पास नहीं थे और वो इसको नहीं छोड़ सकते थे। ये साफ तौर पर जो है समीर जी ये बात टकर कार्लसन ने कही है। अब जो तुलसी गेबार्ड हैं, उन्होंने जो एक बहुत बड़ी बात कही है समीर जी, और उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो उसके विरुद्ध जो है, ये अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं तुलसी गब्बार्ड, उनका कहना है कि पिछले साल ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश नहीं की थी। और गब्बार्ड ने अपने बयान में लिखा है कि जिस चल रही सुनवाई से पहले सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पेश किया गया था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के परिणामस्वरूप ईरान का परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उन्होंने अपनी संवर्धन क्षमता को फिर से बनाने की कोशिश नहीं की। ये जो था उनका साफ तौर पर गब्बार्ड का कहना है। और गब्बार्ड ने ये कहा, जवाब दिया पत्रकारों को कि उन्होंने अपने तैयार बयान के अलावा कुछ हिस्से छोड़ दिए क्योंकि कहा कि समय कम पड़ रहा है। तो उन्होंने ये सब जो था अपने पैनल के सामने पढ़कर सुनाया। तो उन्होंने ये भी कहा कि वह सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति के बयान का खंडन नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बहुत सी बातें दबा ली। यानी कि उनकी ही जो सीक्रेट जो उनकी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी डायरेक्टर तुलसी गब्बार्ड जो है वो ट्रंप के खिलाफ बात कर रही हैं। ये वहां से साफ तौर पर आया है। जी बिल्कुल, और बात ही नहीं कर रही है बल्कि कह भी रही है कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि वो राष्ट्रपति हैं देश के, तो हम बहुत सी चीजें नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यह कहा भी जा रहा है कि ये लड़ाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फायदे के लिए और अपने कॉरपोरेट मित्रों के फायदे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जबरदस्त दबाव में है। क्यों दबाव में है, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ एक विद्रोह की स्थिति साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उनके अपने जो कैबिनेट होती है, उनके अपने जो तमाम सलाहकार होते हैं, उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, उनकी तरफ से अब इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस तरह के बयान आ रहे हैं। और तो और अब इस्तीफे भी वहां पर होने लगे हैं। तो बुरी तरीके से दबाव में दिखाई पड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और नेटो के देशों ने जब सीधे सीधे मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि पहले तो उनको काफी आलोचना की, उनको जबरदस्त खरी खोटी सुनाई, कहे कि ये नतीजे देखेंगे, मैं अब इस लड़ाई से हाथ खींच लूंगा, ये तक उन्होंने कह दिया। तो अब दिखाई पड़ रहा है कि ट्रंप ने इतना सब कुछ गंवाने के बाद कहीं ऐसा न हो कि अचानक वो इस लड़ाई से हाथ खींच ले। अगर हाथ खींच लेते हैं तो फिर इजराइल कहीं का नहीं रहेगा, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि इजराइल की जो ताकत है वो तभी तक है जब तक अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, जब तक अमेरिका खड़ा हुआ है, अमेरिका के ही हथियार हैं या फिर अडानी जी के हथियार हैं, तो उन्हीं वही हथियार हैं और तो कुछ है नहीं। तो ये एक तरीके से समीर जी कहा जाए कि नेतन्याहू को समझ में आ गया कि अगर ट्रंप वापस हुए तो इजराइल नक्शे से मिट जाएगा। ये बात समझ में आ गई और वहां अब इजराइल में भी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। समीर जी, ये भी वहां है, मतलब जनता वहां नेतन्याहू के खिलाफ भी सड़कों पर इजराइल में भी उतर रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसने पूरा देश जो है वो बर्बाद कर दिया और इसने युद्ध का काफी ज्यादा विस्तार कर दिया है। चूंकि ये जेल जाने से बचना चाहता है, तो जेल जाने से बचने के लिए इस युद्ध को आगे भड़का रहा है, ये समझ में आया। इधर ट्रंप जो है वो इस बात से पलट गए हैं एक तरीके से कहा जाए, और उन्होंने जो कहा कि ये कि मतलब कि उन्हें नहीं पता था कि ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद इजराइल जो है ईरान के गैस क्षेत्र पर हमला करने वाला है। एक्सियोस एक वहाँ की अमेरिका की वेबसाइट है, समाचार वेबसाइट है, उसके एक रिपोर्टर के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साउथ फास्ट गैस फील्ड पर हमला करने की इजराइल की योजना के बारे में पता था, लेकिन ईरान द्वारा जवाबी कार्रवाई में कतर के गैस फील्ड पर हमला करने के बाद उन्होंने अपना रुख बदल दिया और अब इसकी पूर्व जानकारी होने से इनकार कर दिया। चूंकि इसके बाद ही कतर पर जैसे ही हमला किया ईरान ने, तो उसने बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद हमें मतलब इनकी समझ में आ गया कि अगर ये हम कह दें कि हमें मालूम था तो ये और हमले करेगा। तो अब कह रहे हैं कि भाई हमको नहीं मालूम था कि इजराइल ऐसा करेगा। ये जो है एक्सियोस का एक रिपोर्टर है, उसका कहना है। और एक्स पर एक पोस्ट में बराक रबिद जो है उसने वरिष्ठ अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को पूरी तरह से पता था कि इजराइल बुधवार को ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला करने वाला था, और यह भी कहा कि वाशिंगटन ने हमले को मंजूरी भी दी थी। यह भी उसका कहना है। और उन्होंने आगे कहा कि हालांकि कतर में रास लाफान रिफाइनरी पर इस्लामिक गणराज्य द्वारा जवाबी हमले के बाद ट्रंप ने इजराइल की योजना के बारे में अपनी पूर्व जानकारी से इनकार कर दिया। ट्रंप के बयानों के विपरीत वरिष्ठ इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका को इजरायली हमले की पूर्ण जानकारी थी और उसने ईरान पर दबाव बनाने के प्रयास में इसको मंजूरी भी दी थी। कतर के गैस क्षेत्रों पर ईरानियों द्वारा जवाबी कार्रवाई के बाद ट्रंप अपना रुख बदल रहे हैं, ये उन्होंने कहा है एक्सियोस के रिपोर्टर ने। बिल्कुल, तो वहां पर ये एक न्यूज वेबसाइट का है, उसका दावा है और वो लिख रहे हैं कि अब अपना रुख बदल रहे हैं, बार बार अपने बयान बदल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अब ऐसा भी हो सकता है इस मामले में जिस तरीके से अभी ईरान
ने वहां पर तेल ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं, उससे घबराए ट्रंप अब लग रहा है कि इजराइल का साथ छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इजराइल ने ये हमले बिना ट्रंप की मंजूरी के या बिना उनसे किसी तरह की सलाह लिए अपनी मर्जी से वहां पर किए हैं। तो ये अब क्या कुछ होगा इस लड़ाई में, अब ये बहुत एक गंभीर मुद्दा बनता चला जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई अभी और भयानक होगी, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि तेल ठिकानों पर जो हमले हो रहे हैं उससे कितना नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा वहां पर जनहानि और आर्थिक हानि से ज्यादा वहां पर पर्यावरण का किस तरह से पूरे मध्य पूर्व के इलाके में नुकसान हो रहा है वो दिखाई पड़ रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, बहुत ही भयावह हैं वहां के। और इधर हिजबुल्लाह ने भी दावा किया है कि उसने कई इस्राएली टैंकों को नष्ट कर दिया है दक्षिणी लेबनान में। चूंकि इजराइल के हमले इस समय हिजबुल्लाह पर भी हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और वहां पर हिजबुल्लाह भी इजराइल में तबाही मचाए हुए है ईरान के साथ ही। तो 6 टैंकों को नष्ट करने का दावा किया है। अब ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से 2 दिन पहले अपने बंकर बस्टर बमों से जो हमला किया अमेरिका ने, तो ये साफ है कि अब अमेरिका भी ये स्वीकार कर रहा है या उसको इस बात का एहसास हो गया है कि जितनी मिसाइलें और ड्रोन अभी तक दागे हैं ईरान ने, अभी उनसे ज़्यादा और ख़तरनाक उनके पास हथियार अभी पड़े हैं, मौजूद हैं, तभी वो बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। यानी अभी वो समझ भी नहीं पाया है कि उसकी जो आर्मरी है, जो हथियार रखे गए हैं जिन जगहों पर, वो कहाँ पर है और उनमें कितने हथियार रखे हुए हैं। बिल्कुल समीर जी, उनमें कितने हथियार रखे हैं और कहाँ हैं ये अब मालूम ही नहीं पड़ रहा है। और चूंकि जिनको निशाना बनाया है लीडरशिप को, तो वो तो सब खुले में घूम रहे थे। हाँ, वो तो सब सड़कों पे मौजूद थे, सब कोई खौफ नहीं है, सब सड़कों पे मौजूद है, कोई बंकर में नहीं है वहां पर। एक भी ईरानी लीडर जो है या कमांडर जो है वो बंकर में नहीं गया है जी। सब जो है वो युद्ध के मोर्चे पर मौजूद हैं और लगातार रिटेलिएट कर रहे हैं और इतना ज़बरदस्त कर रहे हैं कि अब ट्रंप साहब जो गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई हमारे ठिकानों पे हमले मत करो, हमको छोड़ दो जी। अभी एक, हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही अब्बास अरागची का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप भी टारगेट पर हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इन चीज़ों से डरते नहीं। हाँ। उन्होंने साफ तो बताया कि हमसे नहीं करते और ये मतलब हम जो है इससे डरते नहीं है, हमारे लिए गर्व की बात है। और यही बात अली लारीजानी ने कही थी अपनी एसेसिनेशन से 2 दिन पहले कि भाई हमारे लिए गर्व की बात होगी, तो हम तो युद्ध के मोर्चे पर हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। और ये साफ तौर पर, अच्छा, इस बीच समीर जी आज जो है वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं इस्लामी क्रांति के अयातुल्लाह सैयद मुज्तबा खामेनी, उन्होंने एक बहुत तगड़ी दहाड़ लगाई है और उन्होंने कहा है कि ये जो आप टारगेट किलिंग कर रहे हैं इससे ईरान और मजबूत होगा और हमलावरों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, खून का बदला खून जी। ये साफ तौर पर मुज्तबा खामेनी ने चैलेंज दे दिया। इसके बाद इजराइल और अमेरिका में बहुत ज़्यादा समीर जी घबराहट देखी जा रही है, क्योंकि अभी तक तो जो बातें आ रही थी वो अब्बास अरागची कह रहे थे या वहाँ के जो कमांडर्स थे उनके प्रवक्ता कह रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा अली लारीजानी कह रहे थे, लेकिन अब सीधे सीधे खुद पहली बार जो है खुलकर मुज्तबा खामेनी ने कहा है कि खून का बदला खून और आपसे इंतकाम लिया जाएगा, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खासतौर से अली लारीजानी के मामले में जो है उन्होंने इसको लेकर कहा है और कसम खाई है कि इसके अली लारीजानी की हत्या का बदला लिया जाएगा, ये साफ तौर उन्होंने कहा। और उन्होंने एक श्रद्धांजलि देते हुए अली लारीजानी को कहा कि वह एक विद्वान, दूरदर्शी, बुद्धिमान और समर्पित व्यक्ति थे जिनके पास विभिन्न राजनीतिक, सैन्य, सुरक्षा, सांस्कृतिक और प्रबंधकीय क्षेत्रों में विशेष अनुभव थे। और उन्होंने आगे कहा कि इस्लामी व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर लगभग 5 दशकों की प्रभावशाली सेवा ने उन्हें एक विशिष्ट हस्ती बना दिया था। और अयातुल्लाह खामेनी ने कहा कि लारीजानी की हत्या उनके महत्व और इस्लाम के दुश्मनों के प्रति उनकी गहरी शत्रुता दोनों को दर्शाती है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी हत्याएं इस्लामी व्यवस्था को और मजबूत ही बनाएंगी और कहा कि हर बहाए गए खून की एक कीमत होती है जिसे इन शहीदों के अपराधी हत्यारों को जल्द ही चुकानी पड़ेगी। और जो आगे कहा उन्होंने वो साफ तौर पर यह कहा कि हम अपने शहीदों का बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे, विशेष रूप से उन बच्चियों का जिन्हें अमेरिकी ज़ायोनी शास्त्री दुश्मन ने मार डाला। ये उन्होंने साफ तौर पर समीर जी कहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो है वो मुज्तबा खामेनी की तरफ से आई है और इसके बाद जबरदस्त घबराहट जो है वो इजराइल और अमेरिका में देखी जा रही है। बिल्कुल। और अली लारीजानी के को जब मारे जाने की खबर के बाद से ही ईरान ने अपने हमले बहुत तेज कर दिए हैं और लगातार बढ़ा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये मुज्तबा खामेनी का ये बयान और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से
ईरान अब अपने इन नुकसान को, जो उसके एक टॉप लीडरशिप है, उनके लोगों को जिस तरह से टारगेट करके मारा गया है, उसका कैसे वो बदला ले रहा है। लेकिन एक बात तो है अमरेंद्र जी की जबरदस्त घबराहट इजराइल में भी और अमेरिका में भी है। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के भीतर ये घबराहट देखी जा रही है, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर गए हैं, अपने देश में भी, अपनी कैबिनेट में भी और दुनिया भर में भी। यूरोप के देशों ने सीधे तौर पर पल्ला झाड़ लिया है और स्पेन के राष्ट्रपति तो बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वो फिर बहुत ही अमेरिका के लिए और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़े घातक है। वो पूरी तरीके से इस लड़ाई के लिए ट्रंप को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, पूरी तरीके से वो जिम्मेदार ट्रंप को ठहरा रहे हैं और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इसकी ये लड़ाई जो है ये ट्रंप का व्यक्तिगत युद्ध है। इसमें नाटो का या किसी और देश का या अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। और अमेरिका में तमाम समीर जी जो राजनेता हैं वो इसको लेकर जो है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ इसके लिए खिलाफ विद्रोह जो है वो काफ़ी ज़्यादा पनप रहा है। अच्छा, एक चीज और है, ये सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद। उन्होंने दावा किया है कि जब क्षेत्रीय राजनयिक लोग यानी उस इलाके के तमाम डिप्लोमेट्स रियाद में जमा थे, जी उनकी बैठक चल रही थी, खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों की जब बैठक चल रही थी, तब ईरान का एक मिसाइल वहां पर गिरा। इस बात का सबसे स्पष्ट संकेत है कि ईरान कूटनीति के बारे में कैसा महसूस करता है। उनका यह कहना है कि सऊदी अरब ने सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है। तो यानी क्या ये, अब हालांकि ईरान की तरफ से ऐसा दावा नहीं किया गया है, लेकिन सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री हैं वो ये दावा कर रहे हैं। पर यह बात जरूर है और ये कहा भी है, ईरान की तरफ से कहा गया है कि इजराइल और अमेरिका के तमाम लोग उनके निशाने पर हैं, खासतौर पर इजराइल के, उसमें भी प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू। लेकिन अमेरिका को ये चेतावनी दी है और खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर वो अमेरिका का साथ देते रहेंगे तो उन पर इसलिए हमला होगा क्योंकि वो अमेरिका का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, साफ तौर पर कहा गया कि आप अगर अमेरिका का साथ देते रहेंगे तो आप पर हमले होंगे। और ये आज फिर जैसा कह दिया गया। इधर समीर जी, ये हमलों के बराबर में जो विजुअल्स चल रहे हैं, ये ईरान के रात के विजुअल्स हैं। वहाँ से हमारे संवाददाता जो है उन्होंने ये भेजा है वहाँ से विजुअल्स। और देखिए रात भर जो है वहाँ किस तरीके से प्रदर्शन जो है हो रहे हैं, जनता सड़कों पर निकली हुई है अपने निज़ाम के समर्थन में, और ये वहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ये एक बार देखते हैं इसको फुल स्क्रीन पर, और इस तरह की तस्वीरें वहाँ से हर दिन आ रही हैं। और जिस तरीके से वहाँ पर तमाम नेता या अफसर, अगर उनकी जान जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उतना ही ईरान की सरकार को वहाँ की जनता मजबूती से अपना समर्थन दे रही है। तो ये तस्वीरें हैं प्रदर्शन की ईरान से जो आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। سفارش امام رضا ریان ابن شبیب جد مولو قریب کشیدگان سرازیر شد. तो ये प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं राजधानी तेहरान में, ईरान में। और ये इस लड़ाई को लेकर वहां पर अपने सैनिकों का, अपने देश की सरकार का समर्थन करने के लिए लगातार ईरान की जनता सड़कों पर उतर रही है। दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल दोनों ही जगह सरकार के खिलाफ किस तरीके का आक्रोश है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इजराइल से बहुत कम खबरें आ रही हैं, विजुअल्स बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो कुछ भी वहां आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से तेल अवीव, जेरूशलम, इन जगहों पर, इन शहरों में तबाही कैसी हुई है ईरान के हमलों से, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समझिए, साफ दिखाई पड़ रहा है। अभी खबर आ रही है कि ईरान ने मिसाइल से बहरीन और सऊदी अरब की भी जो एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं उन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और एक पुल जो है सऊदी अरब में वो बुरी तरीके से इसके साथ साथ क्षतिग्रस्त हुआ है। यानी ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और पूरे खाड़ी को जो है एक तरह से कहा जाए कि वो इंतकाम की आग में भी जला रहा है ईरान। और ट्रंप साहब अब घबराए हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इसने इसी तरीके से हमले जारी रखे तो ट्रंप साहब की तो पूरी अर्थव्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। खाड़ी देश भी अगर ध्वस्त हो जाएंगे तो, और इस तरीके से एनर्जी फैसिलिटीज ध्वस्त हो जाएंगी तो इसका साफ तौर पर बड़ा नुकसान जो है वो इनको होगा। बिल्कुल। और इधर अरामको तेल रिफाइनरी पर भी हवाई हमले की खबर, अरामको पर भी हवाई हमले की खबर आ रही है और अरामको में भी जबरदस्त नुकसान जो है वो हुआ है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है।
और मतलब ये बड़े जो हैं ये हमले ईरान की तरफ से अब हो रहे हैं समीर जी। बिल्कुल, तेल ठिकानों पर ये बड़े हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं क्योंकि इजराइल ने बड़ा हमला किया है ईरान के तेल ठिकानों पर और उसके बाद जबरदस्त तरीके से ये हमले वहां पर हो रहे हैं। और इधर बीच ट्रंप के खिलाफ जो आक्रोश है वहां के सांसदों का, सीनेटर्स का, वहां की जनता का, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। एक सीनेटर है वहां, क्रिस वान हॉलन, वो क्या कह रहे हैं एक बार उनको सुनते हैं। और इस युद्ध के लिए, इस लड़ाई के लिए केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप को अब दोषी ठहराया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा भी था कि वो अपने जो 3 सलाहकार हैं उनके कहने पर आए, लेकिन उसके बाद से उनका ये बयान नहीं आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तीनों सलाहकार खुद दोषी ठहराने लगे ट्रंप को। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो अब वहाँ आपस में काफ़ी ज़्यादा समीर जी देखा जाए तो वहाँ संघर्ष जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब ट्रंप का जो प्रशासन है उसके अंदर जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि विभाजन जो है वो अब साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और ट्रंप अपने ही लोगों के बीच अब अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, आज जिस तरह की ये खबरें आई कि वहां पर जो आर्मी बेस है वाशिंगटन में, वहां ड्रोन ऊपर उड़ते हुए दिखाई पड़े हैं, उसके बाद वहां घबराहट और ज्यादा बढ़ गई है। बहुत ज्यादा घबराहट बढ़ गई है समीर जी। और सिर्फ आर्मी बेस के ऊपर नहीं, उस आर्मी बेस के ऊपर ड्रोन था जहां पर पीट हेगसेथ और मार्को रूबियो दोनों मौजूद थे और एक ड्रोन जो था वो व्हाइट हाउस के ऊपर भी देखा गया। तो यानी अब अगर ये ईरान के ड्रोन थे, अब इसकी पुष्टि नहीं हुई है चूंकि ईरान ने अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, ईरान करता है तो उसकी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन अगर ये ईरान के ड्रोन थे तो इसका मतलब कि ईरान ने अब अमेरिका का भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसमें भेद कर दिया है, उसमें भी छेद कर दिया है। तो ये वहाँ काफ़ी ज़्यादा घबराहट देखी गई है और उसके बाद जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से कहा जाए कि ट्रंप के खिलाफ वहाँ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो वहाँ सीनेटर क्रिस वैन क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं उनको। और इस लड़ाई के लिए सभी लोग वहाँ ट्रंप को ही दोषी ठहरा रहे हैं, तो क्रिस वैन को सुनते हैं जो सीनेटर हैं अमेरिका में। Today I attended another closed-door classified briefing organized by the Senate Foreign Relations Committee. And they brought up some great career professionals from the Bureau of Intelligence and Research at the State Department. There's no reason the American people shouldn't be able to hear this testimony. And there's a reason that Marco Rubio and Pete Hegseth won't come up here and testify in public. Because they don't want the American people to hear what's going on. They don't want the American people to know that they have no end game. They don't want the American people to know that every time they advanced one rationale for why we're at war in Iran, it gets shot down and doesn't hold water. So they send up great career folks in order. तो ये क्रिस वैन हॉलन है, सीनेटर है, वो कह रहे हैं कि आज हमें ईरान के बारे में एक और क्लासिफाइड यानी गोपनीय ब्रीफिंग मिली क्योंकि ये प्रशासन इस युद्ध के असली सूत्रधारों जैसे रूबियो और हेक्सेथ के साथ सार्वजनिक सुनवाई करने से इनकार कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सच को छिपाना चाहते हैं। अमेरिकी लोग अपनी मर्जी से छेड़े गए इस युद्ध की बढ़ती कीमतों को देख रहे हैं, वे जवाब पाने के हकदार हैं। तो आनिए, अपने सहयोगियों के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं ट्रंप, कहीं ये ना हो कि उनके सहयोगी ही उनकी पोल खोल दें। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी की उनके सहयोगी ही उनके पोल ना खोल दें, इसलिए उनको सामने लेकर नहीं आ रहे हैं। और यही बात जो है सीनेटर क्रिस वैन हॉलन जो है वो कह रहे हैं कि भाई ये चूंकि सुनने को तैयार नहीं है और असली युद्ध अपराधी जो है ये रूबियो और हेगसेथ हैं। ये साफ तौर पर समीर जी अब अमेरिका में कहा जा रहा है कि असली अपराधी जो है इस युद्ध में ले जाने वाले रूबियो, हेक्सेथ और जेड कुशनर जो उनके दामाद हैं ट्रंप के, ये तीन लोग हैं और इन्हीं 3 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाली भी है ट्रंप ने भी। तो ये 3 जो है असली दोषी हैं और चौथा जो है वो तो है ही खैर नेतन्याहू जो है, भाई उसका तो अपना स्वार्थ है, लेकिन इन 3 ने क्यों डाल दिया इसको लेकर भी बातें वहाँ कही जा रही। तो एक जबरदस्त विरोध वहाँ समीर जी निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से समीर जी एक जो सीनेटर है कोरी बुकर जी, उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कल जो थी सदन में कही वहाँ की कांग्रेस में, और उन्होंने जो कहा कि भाई जो 100 सीनेटर है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के प्रति नहीं बल्कि संविधान के प्रति शपथ ली है। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, तो उनको भी हम लोग सुन सकते हैं चाहे तो। ये बिल्कुल, उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। यानी वो ट्रंप के प्रति वो जवाबदेह नहीं है, संविधान के प्रति है और संसद के प्रति जवाबदेह है। तो ट्रंप के खिलाफ बगावत का बिगुल अब लग रहा है कि तेजी से बचता जा रहा है। उनके अपने सहयोगी, उनका
साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर अब संसद के भीतर भी ट्रंप के खिलाफ अब विरोध शुरू हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, उनके खिलाफ इंपीचमेंट लाया जा सकता है, ट्रंप को हटाने की भी कोशिश की जा सकती है। ट्रंप की घबराहट इसी तरीके से दिखा रही है, बार बार वो बयान दे रहे हैं कि हमने ईरान को समाप्त कर दिया है और ईरान से लगातार हमले हो रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है सीनेटर ने, हम लोग उनको सुनेंगे। लेकिन यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त माहौल दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़बरदस्त माहौल जो है ये मालूम पड़ रहा है ट्रंप के खिलाफ, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और आवाज़ें अब अंदर से उठ रही हैं, जनता भी सवाल पूछ रही है। तमाम सीनेटर्स जो हैं वो ऑयल जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ अमेरिका की, वहाँ जाकर बता रहे हैं कि कीमतें कैसे बढ़ गई हैं। समीर जी ने 18 दिनों में वहाँ 1.5 गुना कीमतें बढ़ गई हैं डीजल, पेट्रोल और गैस की। जी हाँ, ये अमेरिका का हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि आगे इसका क्या असर पड़ने वाला है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ इसका प्रतिवाद हो रहा है। ट्रंप साहब जो है काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं सीनेटर कोरी ब्रूकर। और इस मामले में एक सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो सीनेटर हैं उनके पार्टी के अपने, वो ट्रंप के प्रति जवाबदेह नहीं है, बल्कि संविधान और संसद के प्रति जवाबदेह हैं। All of us, all 100, swore an oath to the Constitution of the United States of America. Well, fealty to that oath is clear because the Constitution is clear. Congress has the authority to declare war and authorize the use of military force. But in this case, Congress and the United States Senate in particular has done nothing. Senate has a solemn responsibility to assert itself along the constitutional mandate in matters of war and peace. This is why I urge my colleagues soon to support the motion to discharge Senate Joint Resolution 118. I ask for that. तो ये सीनेटर कोरी बुकर हैं, कह रहे हैं कि सभी 100 सीनेटरों ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रति नहीं बल्कि संविधान के प्रति शपथ ली है। इसीलिए आज रात मैं सीनेट में इस लापरवाह युद्ध को समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। ट्रंप का ये युद्ध असंवैधानिक और बेहद अलोकप्रिय होने के बावजूद सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने इस लापरवाह युद्ध को रोकने के लिए मेरे वॉर पावर्स प्रस्ताव पर विचार करने से रोक दिया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक अमेरिकियों को वो पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं मिल जाती जिसके वे हकदार हैं। तो इस लड़ाई को सीधे सीधे पहले भी कहा जा रहा था कि बिना कांग्रेस की सहमति लिए, बिना अपने लोगों से बातचीत किए, ट्रंप ने बिना किसी परामर्श, बिना किसी सलाह के इस युद्ध में अमेरिका को झोंक दिया है। अब वो चीज अब उनके खिलाफ किस तरह से दिखाई पड़ रही है, नतीजा समझ में आ रहा है कि कैसे अमेरिका को हर तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, हर तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है अमेरिका को, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। इसी तरीके से एक कांग्रेसमैन यानी सांसद हैं ग्रेग कैसर, उन्होंने एक पोस्टर नो वार विद ईरान करते हुए वहाँ प्रदर्शन किया सीनेट के बाहर। और वो हम लोग देखेंगे उनका प्रदर्शन, वो जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो कह रहे हैं। ये देखिए अभी ये है नो वार विद ईरान, ये वहां पर देख सकते हैं। इसको हम क्या ये कह रहे हैं, इसको हम पूरा देखते हैं, उसको सुनते भी हैं वो कह क्या रहे हैं, उसके बाद उसकी हिंदी आपको बताते हैं कि इनका कहना क्या है। पोस्टर लिए हुए हैं नो वार विद ईरान। We are here today to honor the lives lost to Donald Trump's reckless, unnecessary war of choice in Iran. 13 U.S. service members and counting, at least 168 people, mostly children, at an elementary school, several thousand dead, mostly civilians, each and every one with a family, with friends, with loved ones. Each one with inherent worth, all in a war that will make no one more safe or more free. It's unconscionable. The bombing of a girls' elementary school तो ये कह रहे हैं ग्रेग कैसर की एक अमेरिकी मिसाइल से लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर बमबारी की घटना हम में से हर किसी को झकझोर देनी चाहिए। इसमें 168 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज़्यादातर छात्राएं थी और उनमें से कई तो महज 7 साल की थी। और ये जो उनके आसपास स्कूल बैग और ये बॉटल वगैरह दिख रही हैं, ये शायद उसी का एक प्रतीक है अमलेदू जी, जो स्कूल पर ये हमला हुआ था। हाँ, उसी का प्रतीक है। और देखिए उनके पीछे बस्ते बिखरे हुए पड़े हुए हैं, ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। नो वार
वार विद ईरान, यानी एक पूरा तरीके से कहा जाए प्रदर्शन अकेले खड़े होकर नो वार विद ईरान के साथ जो है ग्रेग कैसर जो है ये वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सीनेट के बाहर खड़े होकर समझिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके की तमाम खबरें जो हैं अमेरिका से आ रही हैं कि ईरान युद्ध के खिलाफ वहाँ की जनता सड़कों पर है, तमाम सीनेटर्स जो हैं ट्रंप के खिलाफ वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन समीर जी इस बीच एक MS नाउ करके एक टीवी चैनल है और उसके वार रिपोर्टर हैं डेविड रोहड़े, उन्होंने एक शो में बहुत गंभीर बात कही और उन्होंने कहा कि मतलब बड़ा खुलासा उन्होंने किया कि जिनेवा में जो शांति वार्ता हुई थी उसके दौरान ईरान ने अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने की पेशकश की थी। ब्रिटेन ने इस पेशकश को विश्वास नहीं माना था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने फिर भी ईरान पर बमबारी शुरू कर दी और उन्होंने जो टिप्पणी की वो बहुत समझदार, मतलब वो समझी जा सकती है समीर जी। उन्होंने कहा कि अमेरिका शांति नहीं बल्कि युद्ध चाहता था। ये बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है, यानी वो उनका खुलासा है, वो बार रिपोर्टर हैं और जब वो यूके की सरकार के हवाले से कह रहे हैं कि यूके ने इसको विश्वसनीय माना था कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम जो सौंपने के लिए तैयार था ईरान, तो इसका मतलब कि ये सिर्फ युद्ध ही चाहता था ट्रंप जो है, और ये अब बात समझ में आ रही है, पूरी दुनिया से इस तरीके की बातें समीर जी आ रही हैं। जी बिल्कुल, और युद्ध क्यों ट्रंप चाह रहे थे उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यह है कि उन पर जबरदस्त दबाव था बेन्यामिन नेतन्याहू का, जो इस्राएल के प्रधानमंत्री हैं, और इतना ज्यादा दबाव था कि जब लगातार वो वार्ता कर रहे थे यानी टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस्राइल ने खुद ही हमला कर दिया और हमले के बाद फिर ट्रंप को सामने आना पड़ा। और दूसरी बात यह भी है कि ट्रंप सामने आए लेकिन उनको शायद ये नहीं एहसास रहा होगा कि ये लड़ाई इतनी लंबी खिंचती चली जाएगी और ईरान इस कदर दोनों देशों पर यानी इस्राइल पर भी और अमेरिका पर भी कहर बरपाता रहेगा। अब ये साफ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पिछले साल जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी तब भी ईरान ने इसी तरीके से कहर बरपाया था। इस्राइल की पूरी तरीके से जो सैन्य ताकत है वो कमजोर हो गई थी और वो गिड़गिड़ाने लगा था कि कैसे भी युद्ध को खत्म कराया जाए अमेरिका के सामने, और अमेरिका की ने फिर उस युद्ध को खत्म कराया। लेकिन उसके बावजूद ये लड़ाई छेड़ी गई और इस लड़ाई के पीछे नेतन्याहू के देश में भी यानी इस्राइल में भी विरोध हो रहा है। इसको व्यक्तिगत तौर पर नेतन्याहू अपने फायदे के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात वहां भी कही जा रही है सीधे तौर पर। बिल्कुल वहां भी सीधे तौर पर कही जा रही है और ट्रंप जो उसको माफ करने की बात कह रहे हैं कि इसको माफ कर दिया जाए। लेकिन समीर जी इस समय बड़ी खबरें आ रही हैं। बड़ी खबरें ये है कि जो इराक में, दक्षिणी इराक में अमेरिका का नेवल बेस है उस पर ईरान ने अभी हमला किया है और वहां जबरदस्त तरीके से आग लगी हुई है। पूरी रात ईरान ने उस पर हमला किया है। एक तो ये, दूसरा जो एक और बड़ी खबर है कि जो यूएस का बगदाद एयरपोर्ट के पास कैंप है उसका एयरफोर्स का, उस पर भी उसने ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। दो तो राजीव समीर जी ये खबरें आ रही हैं इराक पर हमले की, और तीसरी खबर जो आ रही है वो सऊदी अरब आ रही है। सऊदी अरब भी जो कह रहा है कि अभी इस समय ड्रोन से हमले इस समय ईरान कर रहा है। सऊदी अरब पर इस समय हमले कर रहा है ईरान, ये वहां से खबरें आ रही हैं। और ये सारे ठिकाने वो हैं जो अमेरिकी ठिकाने हैं, उसके सैन्य ठिकाने हैं, उसके नेवी के ठिकाने हैं, या जहां पर अमेरिकी जो सेना है वहां मौजूद है। तो ये ईरान की तरफ से लगातार उन जगहों पर हमले की खबरें आ रही हैं। और उधर ट्रंप के खिलाफ नाराजगी और गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। एक और सीनेटर है क्रिस मर्फी, वो बार बार उन्होंने पहले भी इस लड़ाई के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया था और अब ये कह रहे हैं कि कितना ज्यादा नुकसान अभी और उठाना पड़ेगा अमेरिका को अगर ये लड़ाई जारी रही। सुनते हैं क्रिस मर्फी को भी क्या कह रहे हैं। तो I actually don't think any of my Republican colleagues could explain how this war ends. Apparently, a worse regime, more provocative to the region, more adversarial to U.S. interests, will remain in charge of Iran when we decide to stop bombing. Estimates are that they will be able to rebuild their missile and drone capability in months after we declare an end to the hostilities. The nuclear program will still be there because you can't bomb out of existence either knowledge or the fissile material that is buried deep under the earth. So at the end of this, we're going to have raised prices for everybody here. We're going to have cost. तो ये कह रहे हैं सीनेटर क्रिस मर्फी की मुझे जो पता है वो ये है, ईरान युद्ध पर $200 बिलियन खर्च होंगे। अमेरिका में कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, मध्य पूर्व में आग लगी हुई है, 1 दर्जन सैनिक मारे जा चुके हैं और भी मारे जाएंगे।
और ये सब किस लिए? ईरान के नए नेता पुराने वालों से भी ज्यादा बुरे हैं और वे अपने मिसाइल, ड्रोन और परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे। मतलब आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो और मजबूत होकर आगे आ रहे हैं। ये कहना है उनका। बिल्कुल समीर जी, उनका कहना और मजबूत होकर आगे आ रहे हैं और ये साफ तौर पर दिख रहा है समीर जी। इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान ने एक साथ इराक, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, इन पर अब ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं और पूरी फारस की खाड़ी जो है वहाँ धुआं ही धुआं, आग ही आग जो है वो दिखाई पड़ रही है। इस समय की बड़ी खबर ये है। और इस हमले के तुरंत बाद समीर जी 12 देशों ने, जो खाड़ी के 12 देश हैं, उन्होंने ईरान से तुरंत हमले रोकने की अपील की है। उनमें कतर, अजरबैजान, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने इसके बाद एक संयुक्त बयान जारी किया है और ईरान से अपने हमले तुरंत रोकने की अपील की है। और यह भी ईरान से अपील किया है कि वह हॉर्मुज जलजमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को बंद करने या उसमें रुकावट डालने या बाब अल मंडेब में समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालने के उद्देश्य से किए जाने वाले किसी भी कदम या धमकी से परहेज करें। लेकिन जो इस पर कोई ध्यान ना देते हुए ईरान ने फिर बहुत तगड़े हमले जो हैं वो इजराइल, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, यहाँ बहुत तगड़े हमले किए हैं इस समय और इन हमलों को रोक नहीं पा रही हैं वहाँ की जो एयर डिफेंस सिस्टम है। जी बिल्कुल। तो यहाँ ये हमले और ये सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि ये 12 देशों के, जो खाड़ी के 12 देश हैं, अमेरिका के सहयोगी देश हैं, ये अगर वो अपील कर रहे हैं तो ये अपील भी अमेरिका की ओर से कराई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप यानी इन देशों के कंधे पर बंदूक रखकर ये करा रहे हैं, पीछे हटने की कोशिश में लगे हैं। अब सीधे आकर सरेंडर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से ईरान इन हमलों को बंद कर दे और उसको ईरान के पड़ोसी देशों के जरिए ये अपील करा रहे हैं। तो इन 12 देशों ने ये अपील की है, लेकिन ईरान लगता नहीं कि इनकी अपील से वो मानने वाला है, क्योंकि उसका साफ तौर पर कहना है कि उसके हमले इन देशों पर, इन देशों के लोगों पर नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो अमेरिकी ठिकानों पर हो रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, उसने साफ तौर पे कह दिया है और ये बयान भी उन्होंने जारी किया कि भाई आप, ये हमले आपके ऊपर नहीं है, लेकिन अगर आपके यहाँ इनकी अमेरिका के अड्डे रहेंगे, चूंकि इनसे तो हमले होते रहेंगे, चूंकि वहां से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। तो आप इन अड्डों को हटाइए, अड्डों को हटाइए, क्योंकि आप जो हमले कर रहे हैं ये हमले मतलब वहां से तभी हो पा रहे हैं। अब वहां से तो आकर अमेरिका हमले करेगा नहीं। अगर हमारे यहाँ मिसाइल से हमले हो रहे हैं, छोटी मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, तो वह आस पड़ोस से हो रहे हैं, तो ये आपके यहाँ से ही हो रहे हैं। ये साफ तौर पर उसका जो है वो कहना समीर जी है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर ये है कि पूरा जो इजराइल है उस समय इस समय सायरन बज रहे हैं और वहाँ ड्रोन और मिसाइल से हमले हो रहे हैं। ये अभी इजराइल ने स्वीकार किया है समीर जी। तो अभी इजराइल में भी इस समय लगातार सायरन बज रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, हमले तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन इजराइल की मीडिया से ये खबरें आ रही हैं। अब इजराइल की मीडिया भी लगातार हमले और उनसे होने वाले नुकसान की खबरें दे रहा है, यानी बहुत हो गया, उनको भी लग रहा है कि बहुत सेंसर किया गया, फिल्टर खबरें जा रही थी, लेकिन अब वहाँ से भी खबरें निकलने लगी, चूँकि जिस तरीके से, जिस पैमाने पर वहाँ तबाही हो रही है, उसको देखते हुए वो कितने दिनों तक इन खबरों को छिपाते रहेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार निकल कर आ रही हैं। 12 खाड़ी के 12 देशों ने, वहां के विदेश मंत्रियों ने मीटिंग की और ईरान से युद्ध रोकने की अपील की है। सीधे सीधे ये माना जा रहा है कि ये अपील सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानी जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अब पीछे हटने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। हम लोग बात भी कर रहे थे और वो रास्ते तलाश रहे हैं कि कैसे ईरान को मना लिया जाए। तो चूंकि ये पड़ोसी देश है, इनके जरिए वो एक कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इसको मतलब इन देशों के जरिए एक मतलब बैकडोर जो कूटनीति है वो जो है वो शुरू हो गई है समीर जी, कि अब किसी तरीके से ईरान को मनाया जाए कि भाई आप हमले मत कीजिए, हमारे ऊपर हमले मत कीजिए, और हमारे ऊपर हमले मत कीजिए तो इस बहाने अमेरिका के ऊपर हमले नहीं हो। लेकिन वो तो साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो है। इधर समीर जी, जो अमेरिका में पहुँच रहे हैं शव सैनिकों के, उसको पूरी तरीके से उनके अंतिम संस्कार जो है, उनके शवों की वापसी जो है, उसको पूरी तरीके से गुप्त रखा जा रहा है और वहां उसकी रिकॉर्डिंग करने की अनुमति किसी को, मीडिया हाउस को नहीं दी जा रही है। तो यानी वहां छुपाया जा रहा है कि कितने सैनिकों की हानि हुई है। हालांकि जो IRGC है उसने साफ तौर पर कहा है कि 200 जो है उनके सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। ये IRGC का दावा है। वहां का जो सेना है US की, उसने मारे जाने को नहीं बल्कि ये स्वीकार किया है कि 200 सैनिक घायल हुए। लेकिन वो IRGC का दावा है कि ये मारे गए हैं और वहां
वहाँ छुपा कर रखा जा रहा है, ये चीज़ें सामने आई हैं सर। अब ये भी अब ट्रंप के लिए बहुत दिक्कत है, इसलिए उसको छिपाने की कोशिशें हो रही कि 200 की संख्या भी अगर है, हालांकि ईरान ने तो शुरू में और भी ज्यादा संख्या में मरने वालों का दावा किया था, लेकिन अगर ये 200 के 20 सैनिकों के मरने की संख्या है तो ये अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनने वाला है। इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि उनकी संख्या को छिपाया जाए, उनकी पहचान को छिपाया जाए और उनके अंतिम संस्कार तक नहीं किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी नहीं जारी की जा रही हैं या फिर उसकी वीडियोग्राफी करने वालों को पर सख्ती लगाई गई है, पाबंदी लगाई है। ये अब इन चीजों से स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह इस लड़ाई में इन दोनों देशों को यानी इस्राइल और अमेरिका को नुकसान हुआ है। और क्या जो सैयद अब्बास अरागची कह रहे हैं सीधे सीधे अमेरिकियों को भी कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आप लोगों को भी उसी तरीके से नुकसान सहना पड़ रहा है जिस तरीके से ईरान को इस बेवजह युद्ध से सहना पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, साफ तौर पर उन्होंने कहा है और अपील की है कि अमेरिकी नागरिकों से कि आप ट्रंप पर दबाव डालिए कि इस युद्ध से आपको निकाले, चूंकि ये $200 बिलियन का खर्च जो है ये आपको ही भुगतान करना है। इजराइल फर्स्ट की नीति जो है उसकी वो सामने आ रही है, ये साफ तौर पर उनका कहना है। और इधर समीर जी उन्होंने एक जो स्वीडन की जो विदेश मंत्री हैं मारिया माल्मर स्टेनरगार्ड, उनके साथ टेलीफोन बातचीत में एक बहुत सख्त टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी हाल में अपने लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। और उन्होंने स्वीडन के उस अफसोसजनक समर्थन की निंदा की जो उसने एक ऐसे व्यक्ति को दिया था जिसे इस्लामी गणराज्य के खिलाफ इजरायली शासन के लिए जासूसी करने का दोषी ठहराया गया था। तो ये उन्होंने साफ तौर पर जो कहा है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई इसके आक्रामकता जो है इसके खिलाफ ईरान अब और तगड़े हमले करेगा। ये उनकी तरफ से साफ तौर पर अब्बास अरागची की तरफ से ये कह दिया गया है समीर जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर खाड़ी के देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं, अमेरिकी सेना के ठिकाने हैं, उन पर जबरदस्त हमले ईरान के जारी हैं और अरब देशों के 12 देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान से इन हमलों को रोकने की अपील की है। उधर जबरदस्त तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में माहौल है। वहां के तमाम सीनेटर्स, वहां के आम लोग वो इस लड़ाई के लिए सीधे सीधे ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ट्रंप के करीबी लोगों के इस्तीफे भी होने लगे। लेकिन इन सब के बीच अभी इसराइल में प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को लेकर अटकलें ही लगाई जा रही हैं कि वो कहां है। पिछले कुछ दिनों में उनके कोई बयान सामने नहीं आ रहे हैं, जो बयान सामने आ भी रहे हैं उन पर भी आशंकाएं हैं कि ये सही है या फिर ये AI जनरेटेड है या फिर कहां से वो ये बयान जारी कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू के बारे में अभी तक इसराइल की ओर से आधिकारिक कोई खबर नहीं आ रही है कि वो कहां पर है। हालांकि वहां के ज्यादातर पूरी कैबिनेट वहां बंकरों में ही छिपे हुए हैं। लेकिन अब ये लड़ाई बार बार ट्रंप नाराजगी भी अपनी जता रहे हैं, तो किससे जता रहे हैं? उनकी बात हो पा रही है नेतन्याहू से कि नहीं हो पा रही है? ये भी बड़ा सवाल है। हाँ, सवाल तो यही है समीर जी कि नेतन्याहू हैं तो कहाँ हैं और ट्रंप की बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है, और बातचीत हो रही है तो किस माध्यम से हो रही है। चूंकि अगर ये बात खुल जाएगी तो चूंकि ईरान अब साफ तौर पर कह चुका है कि हमारे निशाने पर है अब नेतन्याहू, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। और खामेनी तो साफ तौर पर कह दिया खून का बदला खून, ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। इस बीच समीर जी जो मीनाब शहर में जो लड़कियों के स्कूल पर अमेरिका का हमला हुआ था, इसकी निंदा करते हुए ईरान में महिलाओं का एक प्रदर्शनकारियों का समूह जो है उसने तेहरान स्थित जो संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय है उसके बाहर इस समय प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन अभी चल रहा है। जी बिल्कुल, तो सर प्रदर्शन की तस्वीरें अगर हमारे पास होंगी तो भी आपको दिखाएंगे। वहां पर जो मीनाब शहर में स्कूल में लड़कियों के स्कूल पर हमला हुआ था उसको लेकर भी सबसे ज्यादा अमेरिका में जो नाराजगी आम लोगों की और तमाम सीनेटर्स की नाराजगी है वो भी इसीलिए ज्यादा है क्योंकि उस स्कूल पर हमला किया गया, बच्चों की जान चली गई। 168 के करीब वहां पर लोग मारे गए जिनमें ज्यादातर स्कूल की बच्चियां ही थी। अब ये सारा एक तरीके से ये किस तरह ये एक आम लोगों पर और कई हमले वहां पर नागरिक ठिकानों पर हुए हैं ईरान में। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ईरान की तरफ से नागरिक ठिकानों पर हमले नहीं हो रहे हैं। कुछ और कोई हाँ एक बड़ी खबर भारत से जुड़ी भी है, उसका भी जिक्र कर लिया जाए हमने। जी समीर जी, चलते चलते कर दिया जाए। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, वो हम लोग ट्वीट दिखाएंगे भी। और जो वो कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, उनका दावा है कि आज सुबह ट्विटर पर तमाम ऐसे अकाउंट्स जो हैं जो सरकार से सवाल पूछते थे
वो उनको ब्लॉक कर दिया गया है, ये उनका कहना है। और वो जो उन्होंने ट्वीट किया है वो आप समीर जी बता सकते बिल्कुल, जो सुप्रिया श्रीनेत का और कई ट्वीट हैं, उसमें कई सारे जान के अपने परिचित लोगों के भी ट्वीट हैं जिनके ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं। लिख रही हैं सुप्रिया श्रीनेत की, आज सुबह ट्विटर पर तमाम ऐसे अकाउंट्स को इंडिया में ब्लॉक कर दिया जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार की विफलताओं को उजागर करते हैं, लोगों के मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं। ये एक नया ट्रेंड है, पहले सरकारी आदेश से कंटेंट ब्लॉक या डिलीट कराओ और फिर अकाउंट को भारत में बैन कर दो। ये काम अश्विनी वैष्णव के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के आदेश पर सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कराया जा रहा है। सरकारी बाबू बैठकर यह निर्धारित कर रहे हैं क्या कंटेंट चलेगा क्या नहीं। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहुत बड़ा हमला है। मुख्य धारा के मीडिया को अपना चरण चुंबक बनाकर यह सारी कवायद अब सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की है। मोदी जी